शहर से दूर एक जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बाग था जहाँ उसने आम के पेड़ लगाए हुए थे और वो आम बेचकर घर का खर्च चलाती थी। एक दिन बाग से वो ताजा और पके हुए आम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती है। आम ले लो, ताजा ताजा पके हुए रसीले आम ले लो। शाम होने तक टोनी के लगभग सारे आम बिक जाते हैं और बस थोड़े से ही आम बचते हैं। टोनी बचे हुए आम लेकर निकल पड़ती है। रात काफी हो चुकी होती है। रास्ते में काफी सुनसान और वीरान जगह पड़ती है और उस जगह पर एक भूतिया चिड़िया का वास होता है। वो भूतिया चिड़िया बहुत समय से भूखी होती है। जैसे ही वो टोनी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत समय बाद कोई यहाँ से गुजरा है। आज इस चिड़िया को खाकर अपना पेट भरूंगी। हा 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 हा, बहुत मजा आएगा। वे भूतिया चिड़िया टोनी के पास जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर टोकरी में रखे आमों पर पड़ती है। तभी भूतिया चिड़िया कुछ आमों को उठा लेती है और देखने लगती है और फिर उन्हें खाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई पहले। और अब भूतिया चिड़िया टोकरी में पड़े सारे आम एक एक करके खा जाती है। उसे और आम खाने का मन होता है और वे सोचती है क्यों ना टोनी चिड़िया के पीछे पीछे उसके घर ही चली जाए। ऐसे उसे और भी आम खाने को मिल जाएंगे। भूतिया चिड़िया टोनी के पीछे पीछे उसके घर जाने लगती है। टोनी को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। वे जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। टोनी को वहाँ भूतिया चिड़िया दिखाई नहीं देती। फिर वो भूतिया चिड़िया टोनी के पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। टोनी घर के अंदर चली जाती है लेकिन भूतिया चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और टोनी के सोने का इंतजार करने लगती है। इसके बाद भूतिया चिड़िया घर में आकर आम ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है लेकिन उसे कहीं भी आम नहीं मिलते। भूतिया चिड़िया को बड़ा ही गुस्सा आता है और बोलती है, आखिर वो चीज इस चिड़िया ने कहाँ छुपा रखी है जो इसकी टोकरी में थी। मुझे लगता है इसके पास और भी जरूर होगी। इसने कहीं और जगह छुपा रखी है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इंतजार करूंगी। और फिर भूतिया चिड़िया सुबह होने और टोनी के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टोनी सुबह उठकर अपने बाग में जाती है तो भूतिया चिड़िया भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। भूतिया चिड़िया को दूर से ही सारे आम दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। अरे वाह, मुझे लग ही रहा था कि इसने ये चीज कहीं और छुपा कर रखी होगी। फिर टोनी चिड़िया थोड़ी देर के लिए किसी काम से जाती है और इतने में ही भूतिया चिड़िया पेड़ों पर लगे सारे आम खा जाती है। जब टोनी चिड़िया वापस अपने आम के बाग में आती है और अचानक से सारे आम गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये सारे के सारे आम अचानक से कहाँ गायब हो गए? आजकल बाजार में आम की कितनी डिमांड है और यहाँ तो सारे के सारे आम भी गायब हो गए हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। भूतिया चिड़िया टोनी को ऐसे रोता देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि कैसे वो सब ठीक करे जिससे इस भली टोनी चिड़िया का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भली चिड़िया का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे आम मैं खा गई। अब मैं ही इसके नुकसान की भरपाई करूंगी। और फिर अगले दिन टोनी परेशानी से बीमार पड़ जाती है। टोनी चिड़िया का बाग में जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था। तब भूतिया चिड़िया खुद बाग में काम करने लगती है। वो अच्छे से बाग की सफाई करके कुछ नए आम के पौधे लगाती है। उसके बाद हर रोज पौधों को पानी डालने आती। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वो पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। भूतिया चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब कुछ ही दिनों में इन पर आम भी लग जाएंगे। लेकिन जल्द ही भूतिया चिड़िया को पता चल जाता है कि इन पौधों पर इतनी जल्दी आम नहीं लगेंगे। फिर वो इनको जल्दी बड़ा करने का उपाय सोचने लगती है।
और फिर भूतिया चिड़िया टोनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। और टोनी चिड़िया, तुम्हारी परेशानी का उपाय मेरे पास है। मेरी वजह से ही तुम्हारा नुकसान हुआ है, इसे ठीक भी मैं ही करूँगी। लेकिन भूतिया चिड़िया जी, इतनी जल्दी आम का पौधा कैसे बड़ा होकर पेड़ बनेगा और कैसे इन पर इतनी जल्दी से आम लगेंगे? तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और इसे अपने बाग के बीच में जाके गाड़ दो और ठीक उसके गाड़ने के 24 घंटे बाद आम के पौधे पेड़ बन जाएंगे और उस पर ताज़ा आम लग जाएंगे। फिर टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है। भूतिया चिड़िया के पंख को ले जाकर बाग में गाड़ देती है। अगले ही दिन सुबह होते ही टोनी अपने बाग में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि बाग के सारे पौधे पेड़ बन चुके थे और उन पर ताज़ा रसीले आम लगे हुए थे। फिर टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और फिर तभी वहाँ से भूतिया चिड़िया गायब हो जाती है। जंगल की सबसे अमीर चिड़िया रानी, जो कि बड़ी दयालु और समझदार थी। एक दिन रानी चिड़िया की माँ कहती है, रानी, आप ब्याह के लायक हो गई हो, कब शादी करोगी? जंगल में आपको कोई पक्षी पसंद नहीं आया ब्याह के लिए? माँ, अभी मैंने ब्याह के बारे में सोचा नहीं है। रानी बिटिया, आपको ब्याह के लिए कैसा पक्षी चाहिए? माँ, ऐसा पक्षी जो समझदार और ईमानदार हो, उससे ब्याह करूँगी। अच्छा, तो रानी बिटिया, मैं आज ही जंगल में ऐलान करवाती हूँ, जो भी पक्षी तुमसे ब्याह करना चाहेगा वो यहाँ आ जाए और फिर तुम अपनी समझदारी से एक ईमानदार पक्षी का चुनाव कर लेना ब्याह के लिए। हाँ, ये ठीक है माँ। अगले ही दिन रानो चिड़िया की माँ जंगल में ऐलान करवाती है कि जो भी पक्षी रानो चिड़िया से ब्याह करना चाहता है तो रानो चिड़िया के पास चला जाए। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कालू कौवा और दक्ष चिड़ा आते हैं। माँ, मैं इन दोनों पक्षियों में कैसे पता लगाऊं कि कौन ईमानदार है? ये कहते ही रानी चिड़िया को एक आइडिया आता है। रानी चिड़िया अपनी माँ से कहकर कालू कौवा और दक्ष चिड़ी को कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है, नदी के पास एक हीरे की दुकान है, जो भी सबसे पहले हीरे की अंगूठी लेकर आएगा मैं उसे ब्याह कर लूंगी। अब कालू कौवा और दक्ष चिड़ा सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सबसे पहले दक्ष चिड़ा दुकान पर पहुँचता है। सुनो, मुझे असली हीरे की अंगूठी दे दो। भैया, मेरे पास असली हीरे की अंगूठी नहीं है, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल सामान बेचती हूँ। असली हीरे की अंगूठी लेने के लिए आपको जंगल से दूर जाना होगा। ये सुनकर दक्ष चिड़ा असली हीरे की अंगूठी लेने के लिए चला जाता है। दक्ष चिड़े के जाते ही कालू कौवा दुकान पर आ जाता है। सुनो चिड़िया, मुझे असली हीरे की अंगूठी दे दो। कालू भैया, मेरे पास असली हीरे की अंगूठी नहीं है, मैं तो आर्टिफिशियल जेवर बेचती हूँ। आपको जंगल से दूर जाना होगा, वहीं से असली हीरे की अंगूठी मिलेगी। अगर मैं जंगल से बाहर चला गया तो मुझे देर हो जाएगी, कहीं दक्ष चिड़ा मुझसे पहले ही अंगूठी ना ले आए, इसलिए नकली अंगूठी ही खरीद लेता हूँ मैं। कालू कौवा नकली अंगूठी लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है। रानी चिड़िया, मैं अंगूठी लेकर आ गया हूँ, अब आप मुझसे ब्याह कर लो। रानी बिटिया, लगता है दक्ष चिड़ा धोखेबाज निकला, अभी तक नहीं आया वो। तुम कालू कौवे से ब्याह कर लो। इतने में दक्ष चिड़ा असली हीरे की अंगूठी लेकर आता है। रानी चिड़िया सुनार तोते को बुलाकर कहती है, भैया, जरा इन दोनों अंगूठियों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन सी अंगूठी असली हीरे की है। हाँ रानी चिड़िया, मैं अभी बताता हूँ, आप फिक्र ना करें। सुनार तोता दोनों अंगूठियाँ देखता है और बताता है कि दक्ष चिड़े की अंगूठी असली है। ये देखकर रानी चिड़िया कहती है, कालू कौवे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम धोखेबाज हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब रानी चिड़िया और दक्ष चिड़े की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके ब्याह को 5 साल हो गए थे, लेकिन इसकी कोई संतान न हुई, जिसकी वजह से रानो चिड़िया बड़ी दुखी रहती। आकाश ने रानो चिड़िया का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी कि अचानक इसकी नजर जमीन पर गिरे हुए अंडे पर पड़ी। आखिर न जाने इस जंगल में ये किसका अंडा गिरा हुआ है। रानो चिड़िया इस अंडे को लेकर घर आ जाती है। रानो इस अंडे के माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाती। लगता है ये ऊपर वाले की इमानत है, ऊपर वाले ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब से ये मेरा बच्चा है, मैं तुम्हारी माँ की तरह देखभाल करूँगी। कुछ दिनों के बाद अंडे से कबूतर का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और आकाश बहुत खुश हो जाते हैं और इसका नाम अनन्या रख देते हैं।
रानो, अनन्या के आने से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। कुछ समय बीत जाने के बाद रानो चिड़िया भी एक अंडा दे देती है। एक दिन आकाश किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा था कि अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते तेज बारिश तूफान में बदल जाती है और इसी में आकाश की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलता है। ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं अपनी बेटी का नाम अनामिका रखूंगी। जैसे ही रानो चिड़िया को आकाश की मृत्यु का पता चलता है तो वो बहुत रोती है। ये वक्त रानो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ऊपर वाले की मर्जी समझकर कबूल कर लिया। मैं अपनी बेटियों को ना सिर्फ माँ बल्कि पिता का भी प्यार दूंगी। मैं बड़े ही प्यार से तुम दोनों की परवरिश करूंगी। अब दोनों ही बेटियां बड़ी हो गई थीं। दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं और दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां अनन्या दयालु और नेक थी, वहीं अनामिका नकचिड़ी और घमंडी थी। एक दिन रानो चिड़िया 2 आम लेकर आती है। आज तो मुझे अपनी बेटियों की पसंद का भोजन मिल गया है। दोनों ही जब आम देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। माँ, आज तो आप मेरी पसंद का भोजन लेकर आई हैं। अपने हिस्से का आम खाने के बाद अनामिका कहती है, माँ, मुझे दूसरा आम भी खाने को दो ना। ये तुम्हारी दीदी के लिए है, वो अभी घर आती ही होगी। ये सुनकर अनामिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अनन्या दीदी नहीं, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। अब हर वक्त उससे मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है अनामिका, मेरे लिए तुम दोनों एक ही बराबर हो। ये कहकर रानो चिड़िया बाहर चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया बाहर जाती है, अनामिका अपनी दीदी अनन्या का आम भी खा जाती है। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया और अनन्या दोनों ही घर वापस आ जाती। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए आम लेकर आई थी, लेकिन लगता है अनामिका तुम्हारे हिस्से का आम भी खा गई है। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ और खा लेती हूँ। अनन्या को जो रूखा सूखा मिलता इसी में खुश हो जाती और अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। एक दिन अनन्या अपनी माँ के साथ भोजन की तलाश कर रही थी कि इसे एक खूबसूरत हार मिलता है। ये हार तो बहुत सुंदर है, ना जाने ये हार किसका है। ये कहकर अनन्या हार गले में पहन लेती है। हार पहनने के बाद अनन्या जिस चीज को भी हाथ लगाती वो सोने की हो जाती। इतने में अनन्या की माँ आ जाती है और कहती है, अनन्या, ये कैसे हुआ? माँ, जब से मैंने ये हार पहना है, जिस भी चीज को छूती हूँ वो सोना बन जाती है। अनन्या, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। फिर रानो चिड़िया और अनन्या दोनों ही घर आ जाती हैं। अनन्या अपनी माँ से कहती है, माँ, इस हार की मदद से मैं गरीब पक्षियों की मदद करूँगी। फिर रानो और अनन्या जादुई हार से मिलने वाले सोने से गरीब पक्षियों की मदद करती हैं। ये सब देखकर अनामिका अपनी दीदी अनन्या से पहले से भी ज्यादा जलने लगती है। फिर एक दिन अनामिका जादुई हार पहन लेती है। ऐ जादुई हार, तो मुझे खूबसूरत और अमीर बना दे। ये कहते ही अनामिका एक बदसूरत काली कवि में बदल जाती है और बहुत ही गरीब हो जाती है। अनामिका अपने किए पर बहुत पछताती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।